हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से चैप्टर 1 बायोलॉजी का मैं आपके सामने लाया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद द डायग्राम आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके पास 4 ऑप्शन है: रिस्पायरेशन, फूड प्रोडक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब पौधे अपना भोजन लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से भोजन बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि फूड का प्रोडक्शन करना। ये ग्लूकोज के फॉर्म में अपना फूड बनाते हैं, बट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें मेनली 3 बातें आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो वो स्टार्च के फॉर्म में वो अपने फूड को स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं, और सुक्रोज के फॉर्म में वो जो होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये 3 बातें आपको बहुत ही ध्यान रखनी होती हैं। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उनकी फूड प्रोडक्शन के लिए वेरी वेरी प्राइमरी फंक्शन होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा जो फूड प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे जो लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। फिर केमिकल एनर्जी जो होती है, वो जो केमिकल होता है यानी जो लाइट होती है, वो H2O को ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। सो ये पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस में एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो बच्चे को लगता है कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है फोटोसिंथेसिस में वो CO2 है, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन का सोर्स होता है H2O। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है वो होता है H2O। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का सोर्स CO2 नहीं H2O होता है, क्योंकि लाइट एनर्जी इसको स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो लेट्स सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पूछा है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो डायग्राम की मदद से भी आप आंसर जान चुके होंगे। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, यानी यहीं पे फुल्ली एरोबाइक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, जिससे कि एनर्जी निकलती है और ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। इसलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल और ATP को करेंसी ऑफ द एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिला कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द करेंसी ऑफ द एनर्जी इज ATP। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी कॉल्ड, यानी कि फूड को ब्रेक करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना वो क्या है? क्या वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, या सर्कुलेशन है? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही गौर करने वाली बात यह है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है फॉर द एनर्जी के लिए, जबकि बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कन्फ्यूजिंग होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है केवल सांस लेना और छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करना, वो होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में आपको स्पष्ट अंतर पता चल गया होगा
तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ना। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके CO2, H2O और ATP का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आपको अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। ब्रीदिंग इज ओनली द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बट रेस्पिरेशन इज द कॉज ऑफ एनर्जी, मेकिंग ऑफ कॉज ऑफ एनर्जी। सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू लंग। इसमें से पूछा है कि कौन सा पार्ट है हार्ट का जो ब्लड को लंग्स में पंप कराता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए हमारे ब्लड में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। दो ऊपर होते हैं, दो नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ से देखिए जो पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये ब्लड जाती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होती है यहाँ से पूरे बॉडी में जाती है। और पूरे बॉडी में जाने के बाद ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर ब्लड वेना कावा की मदद से अंदर आती है। फिर वेना कावा जाकर खुलती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो मतलब ऐसा मतलब कौन सा चेम्बर है जो मतलब कि लंग्स को ब्लड देता है। तो यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है ये जो होता है वो लंग्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो होता है उसे एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। और हमेशा आपके लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये राइट वेंट्रिकल। ठीक। राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से जो हार्ट करता है पंप्स टू द लंग्स। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? लंग्स, किडनी, स्किन और लिवर। तो यहाँ पे लंग्स तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बट वो मेन नहीं होता। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपका किडनी। किडनी जो होता है आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। देखिए यहाँ से सिनाल वेन की मदद से, तो हमने भी देखा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ठीक। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च। स्टार्च को ब्रेक डाउन कौन करता है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सबसे पहले। सबसे पहले जो डाइजेशन होता है किसी भी फूड के कंपोनेंट का वो होता है स्टार्च। स्टार्च ही पहला फूड कंपोनेंट है जो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है इन द आवर माउथ। माउथ में सलेवरी एमाइलेज होता है। सलेवरी एमाइलेज होता है जो कि हमारे फूड में उपस्थित स्टार्च को सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन। पेप्सिन प्रोटीन, लाइपेज फैट, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही करता है। ठीक। सो द नेक्स्ट ये आपका एमाइलेज का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर विया लीव्स। देखिए आप डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं इसे। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब वाटर का लॉस होता है थ्रू लीव्स के थ्रू जब प्लांट्स अपने वाटर को बाहर निकालते हैं। वो बाहर क्यों निकालते हैं? ताकि वो नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ट्रांसपिरेशन पुल लग सके, नीचे के पानी को ऊपर ला सके और वो खाना बना सके। तो ट्रांसपिरेशन
इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पानी के थ्रू जो वाटर का लॉसमेंट होता है बाय द प्लांट, ये होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्लांट के टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर लॉसेज विया लीव। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल्स फाइट इन्फेक्शन। कौन सा सेल होता है जो इन्फेक्शन को फाइट करता है? तो वो सेल है आपका WBC वाइट ब्लड सेल। हमारे ब्लड में जैसे RBC पाया जाता है, उसी तरह WBC भी पाया जाता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। ये क्या करता है, हमें जो भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर जो भी डिसीज़ होती है वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, ताकि हम कम से कम बीमार पड़ सकें। अगर आज हम बीमार हैं तो इसका मतलब हमारा WBC ठीक नहीं है। उसके लिए हमें अच्छे से भोजन और डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। WBC प्लेटलेट्स की गोलियां दी जाती हैं हमें। सो WBC को बनाए रखें, WBC को कम ना होने दें। इसलिए क्यों 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो इन्फेक्शन से फाइट करता है। हमारे ब्लड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये WBC, जैसे कि RBC। क्यों? क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और WBC जो होता है फाइट इन्फेक्शन करता है। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा WBC राइट आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज WBC के टाइप है। बेसोफिल, सेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट इज टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग। गैस के एक्सचेंज को हमारे लंग्स में क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स ओनली कॉल्ड द ब्रीदिंग, नॉट द respiration. Respiration is the breaking down of food to convert food into energy, but breathing is only the inhalation and exhalation. So the इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग। सॉरी, ब्रीदिंग। ओके। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। इनहेलेशन हो रहा है, फिर ऑक्सीलेशन सॉरी एक्सहेलेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ओनली वन ब्रीदिंग, नॉट respiration. So the next question is which hormones regulate blood sugar? ब्लड शुगर को हमारे हार्मोन्स में कौन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन। तो ब्लड शुगर को हमारे अंदर जो होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन रेगुलेट करता है। इंसुलिन एक्चुअली करता क्या है? इंसुलिन शुगर लेवल को घटाता है। जब हमारा डायबिटीज मतलब इंसुलिन शुगर लेवल को घटाता है। अगर इंसुलिन ना हो तो आपका शुगर लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, और जब शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो जो पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन के स्थान पर ग्लाइकोगेन हार्मोन्स रिलीज करता है, ताकि वो आपका ब्लड लेवल बढ़ जाए। तो उसको घटाने और बढ़ाने के लिए भी काम आता है। तो बट इंसुलिन इज अ मेन फैक्ट, इसलिए इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से कुछ इंसुलिन होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक, आप यहाँ पे डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वाटर को जाइलम ने एब्जॉर्ब किया और सभी प्लांट्स को दे दिया। ठीक, ये दे दिया। आपको मेन बात ये भी याद रखनी है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है
बाई डायरेक्शनली फूड जो होता है वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केवल यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन इज बाई डायरेक्शनल। ओके। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। अब बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। देखिए ब्रेन का एक वो पार्ट जो आपके बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। आप कैसे चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आखिर वो 2 टायर पे साइकिल चलती है तो वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन के बहुत से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे, ये सेरिबेलम, यही आपके कंट्रोल बैलेंस करता है। क्योंकि आप जब चलते हैं तो आप अपने बैलेंस को इसलिए कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि आपका सेरिबेलम ठीक है। अगर आप वही अल्कोहल को एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, तो अल्कोहल क्या करता है, हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है उसी को डिस्ट्रॉय करता है, कुछ समय के लिए अनकंट्रोल कर देता है, जिसके कारण शराबी आदमी इधर उधर लड़खड़ा के चलता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर शराबी आदमी गाली दे रहा है तो उसमें अल्कोहल का कोई भी दोष नहीं है। शराबी आदमी खुद गाली देता है, फिर कोई भी जो भी करता हो, मतलब सॉरी मैंने ऐसे वर्ड का यूज किया, तो शराबी आदमी अपने मन से जो भी बोलता है वो अपने मन से बोलता है। अल्कोहल केवल और केवल सेरिबेलम को ही अनबैलेंस यानी उस समय अनकंट्रोल करता है, न कि उसकी सोच को। वो सब कुछ सोच और समझ सकता है। तो आप इस चीज़ से हमेशा याद रखिएगा कि अल्कोहल सेरिबेलम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण वो शराबी आदमी अपना बैलेंस खो देता है। अब आपको शायद अच्छे से याद हो गया होगा, कुछ चीज़ें रिलेट करके याद करने से बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कॉल्ड। तो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रोसेस हमारे डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहला होता है मतलब सबसे पहले खाने को हम इनटेक करते हैं, ठीक, फिर वो फूड पाइप की मदद से जाता है सबसे पहले, फिर उसको स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का रियल डाइजेशन होता है, तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। विलाई बिग सरफेस एरिया देता है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और फूड के एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कॉल्ड, दिस इज द एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि जो किडनी होता है वो आपके ब्लड को फिल्टर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस में जो होता है वो फूड मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है पूरी तरीके से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड इज मसल। तो मसल के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बट वो हमारे मसल्स में नहीं, वो ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है, उस समय वहाँ पे इथेनॉल प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जबकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारे मसल्स में होता है। वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होता है। जब प्लेयर दौड़ता है तो उसमें प्लेयर को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसके हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है। सो द एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड इन मसल इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया जब जाइलम वाला आया था, तो यहाँ पे फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। फ्लोएम क्या, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान से देख भी सकते हैं
कि यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हुआ और कुछ फूड यहाँ गया द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और कुछ फूड नीचे की तरफ गया। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। सो क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। हमारा जब कहीं हमारे हाथ कट जाता है तो आपने देखा होगा वो कुछ समय बाद वो कुछ ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ जम जाता है, तो वो क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो ब्लड का क्लोटिंग करता है, जिसके कारण हम इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं इसको। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आपका, उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसी। होम्योस्टेसी एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे रहता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के थे। विद द डायग्राम आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सो इसी तरह मैं अगली वीडियो भी बनाते रहूँगा आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।